थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में हम आपको हॉब्स के बारे में बता रहे हैं। हॉब्स जो कि एक इंग्लैंड का महान दार्शनिक रहा है, हॉब्स जो कि एक समझौतावादी विचारक रहा है, हॉब्स जो कि एक व्यक्तिवादी विचारक भी है। आज हम समझौता सिद्धांत को जानने के बाद जानेंगे कि हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार कौन से हैं। उसने व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य की तुलना में, समाज की तुलना में, संस्थाओं की तुलना में व्यक्ति को सर्वोपरि माना है। व्यक्ति के लिए ही बता रहा है कि समझौता हुआ है, व्यक्ति के लिए राज्य सरकार जो भी है वो सब व्यक्ति के लिए है। तो हॉब्स की दृष्टि में व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना गया है, व्यक्ति को सब कुछ माना गया है। राज्य नाम की जितनी भी संस्था हैं वो सब व्यक्ति के लिए बनाई गई हैं, ऐसा हॉब्स का मानना है, हॉब्स का कहना है। तो हॉब्स ने कौन कौन से विचार दिए हैं व्यक्ति को लेकर के? हॉब्स ने देखो कि व्यक्ति को एक असामाजिक प्राणी माना है। जहां अरस्तु जो था, अरस्तु ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बताया है कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहना मनुष्य का धर्म है, और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो समाज का उपयोगी सदस्य नहीं है, या उसे आप समाज का उपयोगी सदस्य नहीं समझे, ऐसा अरस्तु ने बताया था। लेकिन हॉब्स के विचार अरस्तु से एकदम भिन्न हैं। हॉब्स का यह मानना है कि मनुष्य जो है वो एक कैसा है, पशु की भांति है, पशु जैसी प्रवृत्ति है, उसमें हिंसा की भावना है, उसमें क्रूरता है, हिंसा है, क्रूरता है, वो एक तरीका से निरंकुश है। अब एक बड़ी विचित्र बात लगती है कि हॉब्स जैसा व्यक्ति जो व्यक्ति को क्या मान रहा है, एक झगड़ालू मानता है, व्यक्ति को हिंसा का प्रतीक मान रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि हॉब्स के विचार कैसे हैं, निरंकुशवादी हैं, आतताईवादी हैं, तानाशाही जैसे विचार यहाँ हॉब्स के लग रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हमको लग रहा है कि हॉब्स के विचार वास्तव में व्यक्तिवादी हैं, और वास्तव में है भी ऐसा ही। जितनी भी उसकी धारणाएं हैं वो सब व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्ति को केंद्र बिंदु मान करके उसने राज्य बनाया, समझौता किया और कानून बनाए, ये सब किसके लिए? व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति के हित को देख करके ही उसने राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार दिया है। तो ये सब बात इस चीज को सिद्ध कर रही हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को सर्वोच्च श्रेणी में रखा है, और व्यक्ति के लिए सारे अधिकार भी दे रहा है, निवास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, भोजन की, ये सारे अधिकार व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ इनसे स्पष्ट हो रहा है कि हॉब्स वास्तव में व्यक्तिवादी है, निरंकुशतावादी तो है ही, उसकी राज्य की जो विचारधारा है पूर्णतः निरंकुशवादी है। लेकिन हॉब्स की यहाँ विचार है वो व्यक्तिवादी है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो उसने मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी माना है, क्योंकि उसने व्यक्ति को क्रूर, हिंसक, झगड़ालू माना है। और उसी संदर्भ में हम एक एक करके उसके विचारों को और विस्तार से जान लेते हैं। पहला, उसने मानव स्वभाव संबंधी धारणा जो बताई है, उसमें बताया है कि मानव स्वभाव की दृष्टि से अच्छा प्राणी नहीं होता है, अनैतिक होता है, क्रूर होता है, अत्याचारी होता है, झगड़ालू होता है, लूटने खसोटने की प्रवृत्ति होती है, और छीनने की होती है, मारने की होती है, कि दूसरे से जितना छीना जाए छीनो, जिसकी हत्या की जाए हत्या करो, मारा जाए जिसको मारो, छीना जाए छीनो। ये उसकी प्रवृत्ति रही है, हिंसक प्रवृत्ति है, पशु जैसी प्रवृत्ति है। तो उसकी मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है वो उसके व्यक्तिवादी विचारों को दर्शा रही है कि व्यक्ति कैसे विचारों का व्यक्ति है। तो ये बता रहा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी नहीं है, समाज में नहीं रह रहा है। समाज में रहता तो ऐसे उसमें पशु जैसी प्रवृत्ति, जंगलीपन की विचारधारा नहीं होती। जंगलीपन में क्या होता है कि जैसे हम एक जंगल में शिकार खेला करते थे पहले, और शिकार में लोग, राजा महाराजा क्या है कि पशुओं की हत्या करते थे, अपने उदर पूर्ति करते थे। ये प्रवृत्ति थी, मानव प्रवृत्ति थी, मांस खाता था मानव, वो प्रवृत्ति थी। आदि मानव की बात होगी यहाँ पर। तो मानव जो स्वभाव है वो पशु प्रवृत्ति जैसा बताया है। तो यहाँ इससे लग रहा है कि हॉब्स के विचार व्यक्तिवादी हैं। कैसे हैं? व्यक्तिवादी, ना कि सामाजिक। दूसरी बात यहाँ आती है
कि हॉब्स ने जिस निरंकुश व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक राज्य बनाया, या यूं कहें कि एक समझौता किया, अनुबंध किया। जब ये देखा गया कि मानव क्रूर है, अत्याचारी है और वो उससे छुटकारा पाना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और राज्य नाम की एक संस्था बनाई। तो राज्य को उसने क्या बताया है? कृत्रिम बताया है, और बताया है कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने मिलकर के किया है। तो यहाँ भी व्यक्तिवादी विचार हो गए, व्यक्तियों ने मिलकर राज्य बनाया है, तो अनुबंध हुआ, समझौता हुआ। तो यहाँ राज्य को उसने कृत्रिम माना है, प्राकृतिक नहीं माना है, कि राज्य प्राकृतिक नहीं है, अपने आप नहीं बना है। राज्य का निर्माण किया है, मनुष्य ने किया है, मिलजुल करके किया है। तो राज्य को कृत्रिम संस्था मानना भी इस चीज का प्रतीक रहा है कि हॉब्स कैसा विचारों का व्यक्ति है? हॉब्स व्यक्तिवादी विचारों का व्यक्ति है। जहां अरस्तु ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बताया है, वहीं हॉब्स ने व्यक्ति को एक असामाजिक प्राणी बताया है। क्योंकि उस स्थिति में ये बात स्पष्ट हो गई है कि हॉब्स का व्यक्ति कैसा है? क्रूर है, झगड़ालू है, हिंसक है। और राज्य को जो बनाया है वो मानव ने अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ही राज्य बनाया। क्योंकि व्यक्तियों ने देखा कि हमारा जीवन संकट में है। शक्तिशाली व्यक्ति जो थे वो निर्बलों की हत्या करते, उनके जीवन को खतरा पहुंचाते। उससे छुटकारा पाने के लिए ही व्यक्तियों ने राज्य नाम की संस्था बनाई। तो राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। तो इस प्रकार से जितने भी चर्च है, समुदाय हैं, सभा समिति हैं, ये जितने भी निगम हैं, ये सब जितनी भी संस्था है ना, वो कृत्रिम है, मानव ने बनाई, अपने लिए बनाई। तो राज्य भी कृत्रिम है। राज्य के अंदर जितनी भी सभा समितियां हैं, चर्च है, पुलिस है, सेना है, ये सब क्या है? कृत्रिम है, मानव ने अपने हितों के लिए बनाई है। तो राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना गया है, व्यक्तियों ने बनाया है, व्यक्ति ने अपने हित के लिए बनाया है। आज जितने भी हम संस्था देखते हैं, सभा समिति है, मानव निर्मित संस्था है। जितने भी हम निगम देख रहे हैं, कॉरपोरेशन, संघ देख रहे हैं, वो सब मानव ने बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। तो राज्य को क्या मान लिया? कृत्रिम संस्था मान लिया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि जब राज्य मानव ने बनाया है तो मानव श्रेष्ठ है। तो ये व्यक्तिवादी विचारों का व्यक्ति हो गया। तो हॉब्स कैसा व्यक्ति? व्यक्तिवादी विचारों का व्यक्ति है, यानी उसकी विचारधारा कैसी है? पूर्णतः व्यक्तिवादी है। आगे है कि व्यक्ति को साध्य माना है और राज्य को उसने साधन माना है, यानी व्यक्ति लक्ष्य है। व्यक्ति के लिए सब कुछ बना है, राज्य, कानून, अधिकार, संस्था, समाज, सब किसके लिए बने? व्यक्ति के लिए बने हैं। तो उसने व्यक्ति को तो साध्य माना है और राज्य को क्या माना है? साधन माना है, कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य साधन है क्योंकि कृत्रिम है, मानव ने बनाया है, अपने लिए बनाया है। और अगली बात हम देखें जिसमें उससे और भी स्पष्ट हो जाएगा कि हॉब्स व्यक्तिवादी है। जैसे कि व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। हॉब्स ने देखो ये जानते हुए कि हमने राज्य जो बनाया व्यक्ति के लिए बनाया है, सुरक्षा के लिए बनाया है, और यदि राज्य कोई ऐसे आदेश जारी करता है जिससे हमारे जीवन को खतरा है, तो हम राज्य का प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसके विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। ऐसा हॉब्स का मानना है। तभी तो हॉब्स ने ये कहा है कि यदि राज्य के आदेश ऐसे हैं जिनसे हमारा जीवन खतरे में पड़ता है, यदि मान के चले राज्य या सरकार के द्वारा व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए कहा जाता है, तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है। तभी तो हॉब्स का व्यक्ति है, हॉब्स का जो व्यक्ति है, समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो राज्य के आदेशों की अवहेलना कर सकता है। कब? यदि उसको लगे कि राज्य के आदेश मेरे जीवन के विपरीत हैं, अधिकारों की और स्वतंत्रता के विपरीत हैं, यदि हमारे जीवन को खतरा पैदा हो रहा है, तो उस आदेश की अवज्ञा की जा सकती है, अवहेलना की जा सकती है। ऐसा हॉब्स का मानना है। तभी तो हॉब्स व्यक्ति को जेल से भागने की सलाह दे रहा है कि यदि उसको लग रहा है, कैदी को, कि हाँ मेरा जीवन खतरे में है,
तो व्यक्ति यानी जो कैदी व्यक्ति है वो जेल से फरार हो सकता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। हॉब्स व्यक्ति को सेना में भर्ती होने से भी मना कर सकता है। उसको लग रहा है कि सेना में मेरा जीवन खतरे में है, तो वो सेना में भी क्या है, भर्ती होने से मना कर सकता है। यदि राज्य के आदेश ऐसे हैं जिससे उसके जीवन को खतरा बना हुआ है, तो उसकी भी अवहेलना कर सकता है। तो जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो सब व्यक्ति के लिए है। यदि नियम और कानून हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, हमारे जीवन को खतरा पैदा कर रहे हैं, तो व्यक्ति उनका विरोध कर सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि हॉब्स व्यक्ति को सब कुछ मान रहा है, व्यक्ति के लिए ही राज्य बना है, समझौता हुआ है, तो व्यक्ति अपने हित को देख करके राज्य का प्रतिरोध कर सकता है, विरोध कर सकता है। आगे है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। मतलब राज्य के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कार्य देश की सुरक्षा के लिए हो, आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना हो, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, वो सब व्यक्ति के हित के लिए है। यदि वहां व्यक्ति के हितों पर आंच आती है, किसी प्रकार का अहित होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति उसका अभी बताया कि विरोध कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा बताई गई है कि राज्य कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति के लिए सारे अधिकार हैं, जैसे कि भोजन प्राप्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निवास का अधिकार है, राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार भी वो दे रहा है। तो यहाँ इन सब बातों से क्या लगा कि हॉब्स का जो व्यक्ति है वो पूर्णतः जो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। हॉब्स व्यक्ति को राज्य के अधीन नहीं मान रहा है, हॉब्स व्यक्ति को स्वतंत्र बना रहा है, अधिकार संपन्न बना रहा है। और इन सब बातों से क्या लगा कि हॉब्स ने जो राज्य बनाया वो अपने व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए बनाया है, उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। यदि व्यक्ति के जीवन को कहीं खतरा है, संपत्ति को कोई खतरा है, तो व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध विरोध कर सकता है। ऐसा हॉब्स का विचार है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो यहाँ हॉब्स के हमने कौन से विचार देखे, व्यक्तिवादी विचार देखे, चाहे उसका समझौतावादी विचार हो, चाहे मानव स्वभाव के बारे में विचार हो, चाहे राज्य के विरोध की बात करने की बात हो। तो इन सब बातों से क्या लगा कि हॉब्स पूर्णतः व्यक्तिवादी विचारों का व्यक्ति है और मनुष्य को सारे अधिकार वो प्रदान कर रहा है। तो यहाँ एक बार और इस पर हम विचार करें तो क्या लगेगा कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा उसकी व्यक्तिवादी है। हॉब्स ने मनुष्य को कैसा माना है, निरंकुश माना है, आत्तई माना है, पशु प्रवृत्ति उसने बताई है। तो ये व्यक्तिवादी विचार हो गए कि हॉब्स ने व्यक्ति के बारे में क्या कहा है। हॉब्स ने राज्य को एक कृत्रिम माना है, स्वाभाविक नहीं माना है, प्राकृतिक नहीं माना है, कृत्रिम माना है कि मानव है और मानव ने अपने हितों के लिए राज्य नाम की संस्था बनाई है। आज जो भी सभा समिति है, जो भी नियम है, वो सब व्यक्ति के लिए हैं। राज्य साधन, व्यक्ति साध्य है, ऐसा उसका मानना है। तो ऐसा उसका मानना है। तो यहाँ व्यक्ति को साध्य के प्रतिरोध का अधिकार दे रहा है, वो व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार दे रहा है। और राज्य के कार्यों की निषेधात्मक जो धारणा उसने बताई है वो भी स्पष्ट कर रही है कि हॉब्स व्यक्तिवादी विचारों का थिंकर है, विचारक है, और उसने व्यक्ति को सारे अधिकार दिए हैं, निवास का, स्वतंत्रता का, विवाह का, परिवार का, संपत्ति का। ये सब स्पष्ट कर रहे हैं कि हॉब्स के विचार व्यक्तिवादी हैं। तो अब हमने क्या जान लिया कि हॉब्स के विचार जान लिए। इससे पहले हमने हॉब्स का समझौता सिद्धांत जाना। अब यहाँ बच रहा है अपने हॉब्स के विचार, जो भी यहाँ विचार देखे हमने, चाहे वो समझौतावादी विचार देखे, चाहे उसके व्यक्ति संबंधी विचार देखे, अब इन सब की क्या आएंगी, आलोचना आएंगी। तो अगली वीडियो में हम उसके महत्व को और आलोचना को देखेंगे कि हॉब्स ने कौन कौन से विचारों की आलोचना की है। तो हॉब्स के विचारों की यहाँ आलोचना आएंगी, तो वो अगली वीडियो में होंगी। धन्यवाद।